हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि TRE 4 में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बेसिकली इससे पहले भी हमने लिटरेचर को कवर किया है, वो बहुत पहले किया था, लेकिन हाँ उसमें लगभग विक्टोरियन पीरियड तक हमने कवर करके फिर छोड़ दिया था। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वो भी लंबी लंबी वीडियोज़ है और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लिटरेचर वीडियोज़ करके आप प्ले लिस्ट देखेंगे, वहाँ मिल जाएगा। अभी एक नया सीरीज़ हम फिर शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ सप्ताह में आपको 2 वीडियो मिलेंगे और इसमें हमारा मेन टारगेट ये होगा कि हम उन चीज़ों को पढ़ें जो चीज़ें एग्जाम्स में आ सकती हैं, जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो हमने कवर किया था उसमें हर चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था, आज को इन डेप्थ हमने पढ़ाई किया था। लेकिन चूँकि अब हर चीज़ को उतना डेप्थ में पढ़ना बेटर नहीं होता है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम उन चीज़ों को पढ़ने होते हैं जो कि मेजर होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, रिपीटेडली डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे हुए होते हैं। तो हम उन्हीं सब चीज़ों को जो है अभी कवर कर रहे होंगे और इट्स जस्ट होप कि हम एंड तक जाएं, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना हो, इंडियन लिटरेचर पढ़ना हो या फिर ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना हो, हम सब चीज़ को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखें। आप भरोसा करें, आपको ये लगता होगा कि 130-140 सब्सक्राइबर है, इतने कम व्यूज़ आते हैं वीडियोज़ पे, ये क्या ही पढ़ा लेगा, या फिर इसके कंटेंट ऐसा थोड़ी नहीं, ये कुछ ही बोले जा रहा है व्यू के चक्कर में। सो दिस इज़ नॉट द थिंग एक्चुअली। आई माई सेल्फ हैव स्टडीड enough literature to clear NET in my first attempt. So it's not something that I'm just making videos, giving you random notes, giving you random facts and all that. No, whatever is given in this video is of top quality, and they're researched and they're taken from well-defined resources. It's simply not that I have a book of literature and I'm just copying contents from that book and then serving you. It's not the case actually. Right. The thing is, I'm also an aspirant of TRE 4 and my subject is also English. So whatever I study has to be of good quality and I take care of that. I'm kind of person who believes in perfectionism. I do know it's actually bad, but I'm that kind of person. तो आप ऐसा नहीं कि वो मतलब ठीक है चलो वीडियो है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी एफर्ट डाल करके इन नोट्स को प्रिपेयर किया है और फिर उन नोट्स से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ भी मैं आकर के जो है यूट्यूब पर बक दे रहा हूँ और कुछ ही बोल दे रहा हूँ। दैट्स नॉट द केस। यू कैन एक्चुअली हैव फेथ। जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो ऑथेंटिक होती है, सही होती है। ठीक है, और आप उसे वेरीफाई कर सकते हो कहीं भी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें, वो कई एग्जाम्स में भी आपको दिख जाएंगे। यू कैन इवन यूज़ एनी स्टैंडर्ड बुक टू वेरीफाई कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही पढ़ाया या कुछ भी आकर एक कचरा यूट्यूब पर फेंक दिया। बिकॉज YouTube is actually an open platform. Anybody can litter it. So, and that is actually the trend these days. So, beware and choose your contents selectively. तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा क्लास नंबर 1 है एंड मैं आपका वेलकम करता हूँ इस क्लास में। ठीक, सबसे पहले कि हमारा प्लान ऑफ स्टडी क्या होगा, कि हम किन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक, लिटरेचर में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, डिफरेंट थिंग, मल्टीपल थिंग, लेकिन हर चीज़ों को नहीं पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिटिसिज्म हमारे TRE में नहीं पूछा जाता है, वहीं दूसरे एग्ज़ाम्स में जैसे नेट वगैरह के एग्ज़ाम्स में हो गया, दूसरे एग्ज़ाम्स में वहाँ पर क्रिटिसिज्म पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस है। तो लिटरेचर में भी हम हर चीज़ों को नहीं पढ़ रहे होंगे TRE 4 के लिए, बल्कि उन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे जो कि उन लोगों ने पूछा है। हालांकि इनका पैटर्न काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है और ये श्योर भी नहीं कि वो अगले बार लिटरेचर पूछ ही रहे हैं। हो सकता है कि वो क्लास 6 to 10 या क्लास 6 to 10 के SCERT बिहार बोर्ड की बुक से, वो जो रेडियंस और पैनोरमा आती है वहाँ से पूछ रहे। तो दे आर सिंपली अनप्रेडिक्टेबल एंड यू कांट हैव एनी reliance on them. So beware and study diligently. बट लेकिन फिर भी हमें लिटरेचर कवर करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम 35 मार्क्स के अच्छे खासे लिटरेचर पूछ रखे थे। सो दैट वे वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हमारा प्लान ऑफ स्टडी क्या होगा, हम क्या क्या चीज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मेजर टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड, मेजर टॉपिक जिनको हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले है ब्रिटिश लिटरेचर मेजरली। जब आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हो, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यूजुअली देखते हो कि वहाँ पर ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक,
जैसे आप नेट का देख लो, एग्जांपल के तौर पर नेट का देख लो, वहाँ भी ब्रिटिश लिटरेचर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात है। अब व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? मल्टीपल रीजंस, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस मे बी दैट इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड अदर रीजंस आर देयर एज वेल। तो ब्रिटिश लिटरेचर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक, डिफरेंट एग्जाम्स। मैंने मैक्सिमम एग्जाम जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, लाइक DSSB, KVS, NVS, आपका स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, यूपी वाले एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, EMRS हो गए, या और सब कोई सा एग्ज़ाम जहाँ पर नेट हो गया, जहाँ पर लिटरेचर का पोर्शन होता है, मैं उनको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया हूँ, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया हूँ, and then I think I have some idea what kind of questions are asked and from which topic they usually set questions. So this is actually going to be a bit fruitful since I use my experience. तो हम ब्रिटिश लिटरेचर को पहले कवर कर रहे होंगे और मेजर पोर्शन में हम ब्रिटिश लिटरेचर को ही कवर कर रहे होंगे। आप भी अगर आप लास्ट टाइम का क्वेश्चन उठा करके देखो तो वहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इट्स एक्चुअली द ट्रेंड। फिर हम इंडियन लिटरेचर को भी कवर रहेंगे, काफ़ी क्वेश्चन जो है इंडियन लिटरेचर से ही पूछे गए थे, और इट एक्चुअली मेक्स सेंस कि जब आप लिटरेचर पूछ रहे हो तो इंडियन लिटरेचर का नहीं पूछोगे भाई, वी आर इंडियन एंड वी डिजर्व टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, ऑल्दो दे आस्क इन फ्यू दे आस्क ओनली फ्यू क्वेश्चंस, बट दैट्स जस्ट ओके। अमेरिकन लिटरेचर से भी कुछ एक क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं रैंडमली कहीं से उठा करके डाल देते हैं। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो इसलिए हमें उसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, अमेरिकन लिटरेचर को, ठीक। उसके बाद ये तो हो गई लिटरेचर मोटा मोटी बात। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है, अगर आपने देखा होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन जैसी चीज़ पूछी है, नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब एक्चुअली लिटरेरी टर्म्स हैं। इसी तरह आपने सुना होगा एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, ठीक है, सिनेक्टकी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिमिली, मेटाफर, तो ये सारी चीज़ें हैं लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनको हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, ठीक। तो हम लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स को जो है पढ़ रहे होंगे, या उसको हम पोइटिक डिवाइसेस ही बोलते हैं, मल्टीपल नेम्स। तो ये हो गया। फिर हम मेजर लिटरेरी थीरीज़ को ही पढ़ रहे होंगे। अब थीरीज़ क्या होती हैं, ठीक, थीरीज़ क्या होती है, बहुत सारी थीरीज़ हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें हिस्ट्री में आपने बहुत सारा थीरीज़ पढ़ा होगा, किसी के शासन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कुछ जैसे कि आप ले लो परमानेंट सेटलमेंट, वो क्या है, एक थ्योरी है। उसी तरह लिटरेचर में भी जो है हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, ठीक, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, निहिलिज्म हो गया, बहुत मल्टीपल थ्योरी। तो मैक्सिमम थ्योरी तो हम नहीं पढ़ें क्योंकि वहाँ थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ एक थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनको हम कवर कर रहे होंगे। तो ये हमारा प्लान ऑफ स्टडी होगी कि हम इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। हाँ, इट्स एक्चुअली गोइंग टू टेक टाइम। हो सकता है कि 3-4 महीने लग जाएँ, तब तक हो सकता है कि एग्ज़ाम्स भी जो है एट हैंड हो, और अच्छे से कवर करेंगे तो टाइम लगेगा ही। और चूँकि 2 ही वीडियोज़ आती हैं वीक में, तो ऑब्वियसली ये टाइम लगेगा ही, बट मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से कवर कर दूँ, ठीक। सो एट फर्स्ट आपको तो बिलीव करना है कि हाँ, यहाँ से लिटरेचर कवर हो सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं लगता है ये फालतू कुछ भी, तो आप फ्री हो कहीं और से भी जाकर के लिटरेचर देख सकते हो, ठीक है, यू आर फ्री ऑब्वियसली। अब हमारा इन सब चीज़ों को करने में, ठीक है, अप्रोच क्यों, क्योंकि मैं कोई कोर्स थोड़ी ना बेच रहा हूँ, ठीक है, जो कहूँगा कि नहीं आप प्लीज़ आ जाओ, दैट्स जस्ट ओके, ठीक है। मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनको अच्छा लगे वो कवर करेंगे, नहीं इसलिए दैट्स ओके, दे आर फ्री टू चूज़। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। अप्रोचेस क्या होगा, मतलब इन सब चीज़ों को करने में हमारा अप्रोच क्या होना है। सबसे पहले तो है कि हम टाइम लाइन ऑफ डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स देख रहे होंगे। आपने पढ़ा होगा जैसे कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड है, ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, ये जोफ्री चौसर का एज है, ये एलिजाबेथन है, जैकोबियन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सब एक्चुअली एक टाइम पीरियड है, लिटरेचर का टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन मेजर ऑथर थे, उनके क्या क्या मेजर वर्क्स हुए हैं, इस पीरियड में क्या क्या लिटरेचर में डेवलपमेंट्स हुए, और ये सारी चीज़ें। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये टाइम लाइन है, कि टाइम लाइन यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, तो ये टाइम लाइन कहलाता है, ठीक है। फिर है मेजर ऑथर्स। अब जिस पीरियड को हम पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम किसको पढ़ रहे हैं, एलिजाबेथन पीरियड को, तो हम मेजर ऑथर को कवर कर रहे होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स को देख रहे होंगे, विलियम शेक्सपियर को देख रहे होंगे, ठीक है, बेन जॉनसन जैसे राइटर्स को देख रहे होंगे। तो हम एक पीरियड उठाएंगे, उसके
डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे, मेजर डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे, चेंजेस इन लिटरेचर को पढ़ेंगे, और फिर वहाँ जो मेजर ऑथर होंगे उनको हम कवर कर रहे होंगे, ठीक। फिर उनके मेजर वर्क्स को हम देख रहे होंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा। अब एक पर्टिकुलर राइटर है, उसने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, कुछ मेजर है कुछ माइनर है। जैसे आप फिलिप सिडनी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है, लेकिन सारा वर्क मेजर नहीं है। कुछ एक वर्क मेजर हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो हम उनको ही पढ़ रहे होंगे, तो हम मेजर वर्क्स को पढ़ रहे होंगे। समरी एंड कैरेक्टर्स, ठीक है, समरी एंड कैरेक्टर्स, हम समरी और कैरेक्टर को पढ़ रहे होंगे। जो मेजर ऑथर हैं उनके जो मेजर वर्क है उनके समरी को हम ब्रीफली कवर कर लेंगे। और कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मिस्टर मिकेवर, जैसे लास्ट टीआरई में उन्होंने लियोपोल्ड ब्लूम का कैरेक्टर किस में आया है, वो जेम्स जॉयस की नॉवल है, वहाँ से आया पूछे हुआ था। इस तरह इंडियन लिटरेचर के भी एक कैरेक्टर को पूछ लिया था कि जो डॉक्टर सलीम सिनाई हैं उसका कैरेक्टर जो है वो कहाँ आया है, तो उसका कैरेक्टर कहाँ आया है। इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है वो लोग पूछ लेते हैं। तो यूजुअली कैरेक्टर को ही पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर जैसी चीज़ें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि सिर्फ एक वर्क में 12-13 कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर 100 वर्क का कैरेक्टर पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपका दिमाग जो है वो बॉम्बार्ड हो जाएगा। तो फिर भी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ढंग वाले कैरेक्टर जो कि पूछे जा सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। हालांकि इनका पैटर्न अगेन बहुत ही अजीब है। ये लोग, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या मेजर कैरेक्टर है कौन माइनर कैरेक्टर है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक। ऐसा आई यूजुअली बिलीव दैट इफ़ यू आर सेटिंग क्वेश्चंस यू हैव टू फॉलो सम पैरामीटर्स, ठीक। अब विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारा चीज़ लिखा है, ठीक। हैमलेट जैसे फॉर एग्जांपल, तो हैमलेट में बहुत सारी सॉलिलोक्यूज है। उसमें एक सॉलिलोक्यू है टू बी और नॉट टू बी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा, ये तो बच्चे पढ़ते हैं। अब आप उसमें से कहीं से भी एक सॉलिलोक्यू उठा करके पूछो तो ये थोड़ी ना बात हुआ। हाँ, सेंस बनना चाहिए ना, किसी भी चीज़ का सेंस बनना चाहिए। बट ऑब्वियसली हु केयर्स अबाउट सेंस एंड ऑल दैट। तो हम समरी और कैरेक्टर्स को देख रहे होंगे। फिर है कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेज एंड थ्योरी। वही जो लिटरेरी टर्म्स हैं, डिवाइसेज एंड थ्योरी हैं, उनका हम कंसाइज एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। मतलब आप बुक में पढ़ोगे तो किसी भी एक थ्योरी के बारे में, किसी टर्म के बारे में अच्छे से बहुत लंबा समझाएगा, लेकिन उतना लंबा हम नहीं समझ रहे होंगे। हम उन्हीं चीज़ों को बहुत ब्रीफली अच्छे से क्रिस्प वे में समझ रहे होंगे, ठीक है। वो मेरा खुद का लैंग्वेज रहेगा, मतलब मैं खुद बनाता हूँ इन ए सेंस कि मैंने डिफरेंट बुक्स को पढ़ा है और उस पर बेस्ड मैं खुद के लैंग्वेज में, इतना तो मुझे आता है कि मैं अपने लैंग्वेज में किसी चीज़ को डिफाइन कर सकूँ बहुत ईजी वे में, जो कि आप समझ सको, ठीक है। दैट्स एक्चुअली द केस। आई हैव ऑल्सो स्टडीड चाइल्ड पेडागोजी, तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। एंड पेडागोजी मैंने सीटेट में खैर छोड़ दिया। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, हम रिवीजन कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, मतलब जो चीज़ हमने पढ़ा है क्वेश्चंस के थ्रू और पीवाईक्यूज के थ्रू, ठीक। अब ये सारी बात हुई कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, कैसे कैसे करने जा रहे हैं। आगे है कि हम इन सब चीज़ों को करने में किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब कोई एक आकर के पढ़ा रहा है आपको, वो उसके पास कोई एक बुक है, उसी से कॉपी करते जा रहा है, तो इट्स नॉट गुड थिंग एक्चुअली। तो फिर वही बुक आप पढ़ लो ना, वीडियो क्यों देख रहे हो। तो मैं जो भी चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो क्वालिटी मटेरियल होगा, ठीक। बुक्स भी जो मेरे पास है वो अच्छी क्वालिटी की बुक्स है, वो लेवल की बुक है। आप समझ रहे हैं, लेवल सबके निकलते हैं। तो मेरे पास भी जो बुक है वो अच्छे लेवल की बुक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रैंडम उठा करके पढ़ लिया हूँ। अच्छी लेवल की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, ऑथेंटिक बुक है। वैसी बुक्स हैं जिनका यूज़ जो है वो नीट के एस्पिरेंट्स, पीएचडी के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स वगैरह करते हैं, ठीक। सबसे पहला जो बुक हम यूज़ कर रहे होंगे, विच इज़ अगेन अ ग्रेट बुक, इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है विलियम जे लॉन्ग की, ठीक। आपको यूजुअली भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। बहुत अच्छी किताब है, विलियम जे लॉन्ग की इंग्लिश लिटरेचर किताब है। अगला बुक जो होगा हमारा वो रूटेज इंग्लिश लिटरेचर होगा, ठीक है। वो रोनाल्ड कार्टर एंड जॉन मैक्री, अगेन रूटेज की किताब है, प्रीमियम किताब है, बहुत अच्छी किताब है। वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज कंटेंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फालतू की बात कुछ नहीं है। फिर जो कि एक बहुत ही मोनूमेंटल बुक होगा, बहुत बड़ा बुक है लिटरेचर का, वो है हमारा द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर। काफ़ी मोटी किताब है, ये इम्पोर्टेड बुक है, इंडिया में नहीं प्रिंट होती है ये। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर, डीना बर्ग की 7th एडिशन की बुक आती है, उसको हम कवर कर रहे होंगे। बहुत मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ये बुक अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, डिवाइस थ्योरी, सारा चीज़ एक ही बुक में मिल जाएगा, ठीक। अगेन ग्रेट बुक। इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है W.R. गुडमैन की 2025 एडिशन की। ये बुक इस बुक से कैसे डिफरेंट है। विलियम जॉन जे लॉन्ग की जो किताब है वो पढ़ने के पर्पज से लिखी गई है, मतलब कोई भी पढ़ करके नॉलेज ले सकता है। लेकिन जो W.R. गुडमैन की बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, वो इसलिए लिखा गया है कि लोग एग्ज़ाम्स निकालें। तो इसमें कंटेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी टाइप में है
कि आपको एग्ज़ाम्स में सहूलियत हो, आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है, ठीक। जबकि इंग्लिश लिटरेचर वाली जो है विलियम जे लोंग की किताब, उसका ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है, वो लिखी गई है नॉलेज के पर्पज़ से, ठीक है। अगला बुक जो हमारा यूज़ कर रहे होंगे इंग्लिश लिटरेचर, प्रेम शंकर पांडे फर्स्ट एडिशन की बुक है। ये थोड़ा बहुत ठीक किताब है, मतलब अच्छी किताब है। ये बेसिकली एक कंपाइलेशन है कि इंटरनेट पे जो भी सोर्सेज पढ़े हुए हैं बुक्स में, उनको कंपाइल करके एक जगह लिख दिया है। मोटी किताब है, प्रेम शंकर पांडे की बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक। इंग्लिश लिटरेचर की एक और किताब आती है MCQ फॉर्मेट में, डॉक्टर BB जैन की, उपकार पब्लिकेशन की, ठीक ठाक किताब है, अच्छी किताब है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है एक चीज़ दिया हुआ है कि जो हर एक पीरियड की मेजर ऑथर्स हैं उनको इन्होंने लिस्ट आउट कर दिया है और फिर उनके वर्क को लिस्ट आउट कर दिया है उनके हेडलाइंस, उनके नाम के नीचे। तो अगेन अब अगर आप स्कीमिंग कर रहे हैं, क्विकली रिवाइज करना है कि चलो एलिजाबेथन पीरियड में जितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं और जितने उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, तो आप इस किताब को अप्रोच कर सकते हो। 150-200 से अंदर की किताब होनी चाहिए। मैंने काफ़ी पहले खरीदा था, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। उपकार पब्लिकेशन क्या थे, एन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डॉक्टर BB जैन, ठीक। अगला बुक जो हमारा यूज़ हो रहा होगा वो लिटरेरी टर्म्स की बुक आती है MH अब्राहम्स की 11th एडिशन की, सिंगेज पब्लिकेशन की। अगेन सॉलिड किताब, बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब, लेकिन आप इसको तब तक ना पढ़ें जब तक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसमें जो एंड आई एम नॉट एक्चुअली बी लिटिलिंग यू, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आता, नहीं, इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्टली एक्सप्लेन किए हुए हैं। एब्स्ट्रैक्टली एक्सप्लेन किए हुए हैं इन सेंस के मतलब कि उनको आपको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, वर्ड पे आपका अच्छे से कमांड नहीं होगा, वर्ड के कॉनोटेशन को, वर्ड के पर्सपेक्टिव को, वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को, सब डेफिनेशन को अगर आप नहीं समझ रहे होगे, ठीक, तो क्या होगा, दिक्कत होगा वहाँ पर, आप समझ ही नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। होल्ड ऑन, काहे इतना रुला रहे हैं, सॉरी इफ़ देयर इज़ एनी बैकग्राउंड नॉइज़ कमिंग ऑन, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कोई अगर शोर आपको लग रहा हो तो उसको बस आप इग्नोर कर दीजिए। आई एम सॉरी, कांट डू दैट, आई लिव एट माई होम एंड हैव टू डील विद दिस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी किताब है लिटरेरी टर्म्स की, पूरा आपको लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस सारा इसमें मिल जाएगा, लेकिन अगेन इसका लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको समझने में दिक्कत होगा। इसी टाइप की एक और किताब थी पीटर बैरी की, बिगिनिंग थ्योरी, वो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैंने उसको भी पढ़ा है। अगेन ग्रेट बुक, उसमें लिटरेरी थ्योरी ज़्यादा है, टर्म्स एंड डिवाइसेस कम है, ठीक है। अगला जो बुक हम यूज़ कर रहे होंगे लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी की, ये पेंगुइन पब्लिकेशन की आती है, J.A. कटन की, रिवाइज बाय M.A.R. हबीब, 5th एडिशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ये एक्चुअली जितने भी लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस है उनकी ये डिक्शनरी है, मोटी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, गुड वन। और इसके अलावा ये सारी तो बुक हो गई, इसके अलावा हम बहुत सारे वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे होंगे। अब अगेन वेबसाइट मतलब कोई भी ऐसे रैंडम वेबसाइट नहीं है कि गूगल पे सर्च किया वेबसाइट दिख गया, वो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वो प्रीमियम क्वालिटी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, मतलब वैसी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ स्कॉलर अपने पेपर को लिखने में, थीसिस लिखने में करते हैं। अगेन यू कैन रिलाई, मैं भी आपको धीरे धीरे कोर्स नहीं बताऊँगा कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, आप भी उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आई मीन यू कैन रिलाई ऑन इट, आप जो है उन वेबसाइट्स पर रिलाई कर सकते हो, वहाँ पे कंटेंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुक से भी बेहतर है कई सेंस में, तो ठीक। तो ये सारा हमारा अप्रोच होने वाला है कि हम क्या क्या कैसे कैसे कैची कवर करने वाले हैं, ठीक। तो ये सारा हो गया। अब ये चीज़ बताना एक्चुअली ज़रूरी था, तभी तो आपको लगे कि आपको जो दिया जा रहा है वो किस हद तक सही है और कैसे प्रिपेयर किया गया है। मैं सीधे आकर के ऐसे आई कांट सिंपली डिलीवर लेक्चर ऑन दैट, ठीक। तो चलिए अब हम फॉर्मली अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज के चैप्टर में हम एक्चुअली बहुत पीछे नहीं शुरू कर रहे होंगे, एंग्लो सैक्सन पीरियड से शुरू कर रहे होंगे, ठीक। सबसे पहले मैंने ये एक इमेज लगा दिया है जो कि अलग अलग पीरियड को जो है इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड को दिखा रहा है, ठीक। ये सबसे पहला पीरियड हमारा है ओल्ड इंग्लिश, ये जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, आप टाइमलाइन देख सकते हैं, ठीक। फिर हमारा मिडिल इंग्लिश आता है, टाइमलाइन देख सकते हैं, ठीक। यहीं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है। फिर रेनेसां पीरियड है, देख सकते हैं। अब इसी रेनेसां पीरियड में ये 4 सब पीरियड हैं, ठीक। ये एलिजाबेथन है, जैकोबियन है, कैरोलिन है, तो अब देख सकते हैं इसको बेसिकली। फिर हमारा ये पीरियड है, कॉमनवेल्थ पीरियड है, यहाँ आपको जो है मिल्टन जैसे राइटर दिख जाएंगे। फिर हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड आता है, और इसी न्यू क्लासिकल पीरियड में फिर हमारे ये 3 पीरियड आ जाते हैं, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फिर हमारा जो है ये रोमांटिक पीरियड आ जाता है, विक्टोरियन पीरियड। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस पीरियड का इसको पढ़ना है, इस पीरियड का इसको पढ़ना है, इसका टाइमलाइन ये है, इसका टाइमलाइन ये है, ठीक।
आप इसका टाइमलाइन भी देख सकते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ना लें क्योंकि यूजुअली मैं इसका जो लिंक है PDF का नोट्स का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट भी करा सकते हो, इसको रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी नोट्स है। ये हो गया। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसके जो डेट्स हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के जो डेट्स हैं वो फिक्स नहीं है, ऐसे वैरी करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि द डेट्स ऑफ स्पेसिफिक पीरियड आर नॉट एब्सोल्यूट, वो अब एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, जैसे वाटर 100 डिग्री पर बॉयल होता है, उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है तो वो एब्सोल्यूट है, वो फिक्स्ड है, ऊपर नीचे नहीं होगा वो। ठीक, सर्टेन केसेस में हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव है, यानी फिक्स नहीं है। किसी बुक में आपको थोड़ा ऊपर 2-3 साल नीचे दिख जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको मैटर नहीं करना है, मतलब माइंड नहीं करना है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इसमें से क्वेश्चन आपको ये लग सकता है कि किसी पीरियड का, जैसे हमको एलिजाबेथन पीरियड का पूछ लिया कि बताइए एलिजाबेथन पीरियड का टाइम में तो 1558 से 1608, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम ने कुछ नशा किया हुआ है, हो सकता है नशा सस्ता वाला होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका टाइम लाइन पीरियड बताए। हाँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि बताइए कि ये पीरियड किस सेंचुरी में था। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए एलिजाबेथन पीरियड जो है वो किस सेंचुरी में था, 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी या कौन सेंचुरी में। ठीक, ये और एक क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है और क्वेश्चन बनता भी है, वो करते क्या है कि एक पीरियड आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपको जैकोबियन पीरियड दे दिया और बोला कि बताइए जैकोबियन पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है, या जैकोबियन पीरियड के पहले कौन सा पीरियड आता है। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो लोग पूछ लेते हैं बताइए इस पीरियड को किस और नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपको दिख रहा है यहाँ पर, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो इसको एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है। ठीक, क्योंकि इस पीरियड में सैमुअल जॉनसन काफ़ी प्रोमिनेंट ऑथर हुआ करते थे, इसीलिए इसको हम एज ऑफ जॉनसन ही बोल देते हैं। इसी तरह जो हमारा एलिजाबेथन पीरियड है, इस पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर भी बोल दिया जाता है। ठीक, इसी तरह हमारा प्यूरिटन पीरियड होगा, ये प्यूरिटन पीरियड, इसको एज ऑफ मिल्टन भी बोल देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए इस पीरियड को किस और नाम से जानते हैं। तो यूजुअली उस पीरियड में जो भी सबसे बड़े वाले राइटर होते हैं, सबसे मेजर राइटर होते हैं, सबसे प्रोमिनेंट राइटर होते हैं, जिन्होंने काफ़ी वर्क लिखा है, अच्छे क्वालिटी का वर्क लिखा है, तो उनके ही नाम से उनका पीरियड पड़ जाता है, बस यही और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक पे आ जाते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि हमारा पहला पीरियड है। ठीक, सबसे पहली बात कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड काहे पड़ा। ठीक है, इसका एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों पड़ा? देखिए, एक्चुअली हम इंग्लैंड के जो आइलैंड है, वहाँ उसके आसपास के आइल है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें ब्रिटेन यूजुअली आ पाता है, आप देख रहे हैं आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्श हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब को मिला करके ब्रिटेन बनता है। तो हम उन सब के लिटरेचर को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आयरलैंड यानी आयरिश लिटरेचर के हैं, लेकिन उनको हम ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कहानी बेसिकली इंग्लैंड की है। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है, इसका नाम एंग्लो सैक्सन क्यों पड़ा? देखिए, 5th सेंचुरी में जो है 3 ट्राइब्स थे। ट्राइब्स आप समझ ही रहे होंगे, जनजाति इसको बोलते हैं हिंदी में, ट्राइब्स। जैसे भील ट्राइब हमारे इंडिया में पाया जाता है। अब आपको ये बताना कि भील ट्राइब सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक, तो एंगल सैक्सन और जूट्स, ये 3 ट्राइब थे और ये तीनों जर्मेनिक ट्राइब थे। ये नॉर्दर्न जर्मनी और डेनमार्क के पार्ट से आए थे। ठीक है, वो आकर के इन्वेट कर दिए इंग्लैंड को 5th सेंचुरी के दौरान। ठीक, एंगल सैक्सन और जूट। ठीक, एंगल का नाम एंगल इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोग सी के नज़दीक रहते थे, ओशन, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी के आसपास। तो वहाँ ये लोग मछली मार कर ज़्यादा खाया करते थे। ठीक, तो मछली मार कर खाया करते थे, तो मछली को जो मारते थे इस वाले चीज़ से। ठीक, तो इसको एंगुल बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब पुराने ओल्ड इंग्लिश में इसको एंगुल बोलते थे। तो वहीं से इनका नाम एंगल्स पड़ा। सेक्शन वर्ड जो है वो सियक्स से आया है। सियक्स का मतलब होता है डैगर। ठीक है, छोटा सा चाकू, खंजर। तो ये जो ट्राइब थे वो लोग अक्सर हंटिंग किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, फाइटर, लड़ाकू वाले थे, तो इसीलिए इनका नाम सेक्शन पड़ा। जूट्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता मुझे, शायद मैंने पढ़ा नहीं। तो ये 3 ट्राइब थे, एंगल, सेक्शन और जूट। ठीक है, और एंगल जो है सबसे ज़्यादा थे नंबर में, मतलब इनकी जो तादाद थी, इनका जो पॉपुलेशन था, इनकी जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हम एंग्लो सैक्सन पीरियड इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी बात। ठीक, इस पीरियड का सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है बियोवॉल्फ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इमेज लगा दिया है। ठीक है, ये बंदा है, इसी का नाम बियोवॉल्फ है, और ये इस मॉन्स्टर को बोल रहा है आजा मैं तेरा कबाब बना देता हूँ। ठीक, तो ये बियोवॉल्फ है, ये एक इपिक पोम है। इपिक पोएम है। इपिक क्या चीज़ है भाई? देखिए,
जो पोएम बहुत लंबा हो, जिसमें ग्रैंड स्टाइल हो, किसी हीरोइक चीज़ के बारे में कवर किया हो उसमें, तो उसे हम इपिक कहते हैं। अब जैसे मान लिया आपने कोई 10 लाइन का कविता लिखा, पोएम लिखा, तो उसे इपिक नहीं कहेंगे भाई। अब किसी ने 13,000 लाइन का एक कविता पोएम लिख दिया तो इपिक कहलाएगा। उसने किसी हिस्ट्रिकल फिगर के बारे में या किसी गॉड, किसी डीटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, वो हमारा क्या हो गया, इपिक हो गया। और इपिक में जो है देखिए, एक ये चीज़ होता है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे इपिक है, जैसे आप रामायण ले लो, महाभारत ले लो, ये सब क्या है, इपिक का एग्जाम्पल है। ठीक, जो भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में पोइट्री था, चाहे एंग्लो सेक्शन आप कह लो, उसमें 2 डिवाइस अक्सर यूज किया जाता था, एक एक्सेंट है, एक एलिट्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ओल्ड विच पोइटिक डिवाइस इज प्रोमिनेंट या विच पोइटिक डिवाइस इज मेजरली फाउंड इन एंग्लो सेक्शन पोइट्री या ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। तो आप एलिट्रेशन और एक्सेंट कहेंगे। एलिट्रेशन और एक्सेंट होता क्या है, देखिए एलिट्रेशन तो हम पढ़ेंगे आगे चलकर क्या होता है। एलिट्रेशन बेसिकली ये होता है कि जब एक लाइन में, ठीक है, कुछ वर्ड के कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट सेम हो, उनको हम कहेंगे क्या, एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन जैसे एग्जांपल के तौर पर कहेंगे माई मॉम मेक्स मी हैप्पी। तो देखिए यहाँ पे एम 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 म एम रिपीट हो रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसी को हम कहें कि एलिट्रेशन है। ठीक, और अगर वाउल रिपीट होता है, वाउल साउंड, तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो है एक्सेंट और एलिट्रेशन, एक्सेंट क्या होता है, स्ट्रेस, जिस वर्ड को जोर दे करके पढ़ा जाता हो, स्ट्रेस उसके कहते हैं, और वही हमारा एक्सेंट का, जैसे कि इंटेलिजेंट वर्ड है, इंटेलिजेंट, तो इसमें हम इन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो वो एक्सेंट कहलाएगा कि वो, तो यही किया जाता था। एक्सेंट बेसिकली स्ट्रेस को बताता है। तो जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोइट्री थी उसमें यही 2 चीज़ मेजरली यूज किया जाता था, ये 2 डिवाइसेस, एक एक्सेंट और एक एलिट्रेशन, मैंने बता दी। ठीक, बीओवर्ल्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश है। अगेन वेरी सिंपल फैक्ट, फर्स्ट मेजर पोएम इन यूरोपियन वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब समझिए, लोकल लैंग्वेज को वर्नाकुलर कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो, जैसे बिहार में तो हिंदी है, तो यहाँ का वर्नाकुलर हिंदी ही हो गया। बंगाल का ले लो, बंगाली वहाँ का वर्नाकुलर है। तो ये जो बीओवुल्फ है, ये यूरोपियन वर्नाकुलर में, यूरोपियन लैंग्वेज में पहला मेजर पोएम था। ठीक है, बीओवुल्फ स्कैंडिनेविया में सेट है, स्कैंडिनेविया कंट्री आप देख सकते हो अभी भी, तो वहीं इसकी सेटिंग रखी गई है। ठीक, अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है कि एक डेनमार्क का एक किंग होता है, किंग ह्रोथगार, ये देखिए। ठीक, तो उसके रूल में ना एक जगह, एक हॉल होता है जिसका नाम होता है हीरोट या हीरोट। वहाँ पे लोग जो है अपना फर्स्ट क्लास फीस्ट यानी भोज कर करके आराम से मज़े कर रहे होते हैं। तो वहीं के एक पहाड़ से जो है एक मॉन्स्टर आता है, इसका नाम है ग्रेंडल, GRENDL, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सच ए ब्यूटीफुल पर्सन। तो ये आता है मॉन्स्टर ग्रेंडल, और वहाँ काफ़ी लोगों को मार देता है, और ये काम बार बार होता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो वही एक बंदा होता है बीओवुल्फ, वॉरियर, लड़ाकू, उसे जब ये बात पता चलती है तो वो हेल्प करने के लिए इसी किंग का वो डेनमार्क में आता है और ये मार देता है इसको। ठीक, तो यही कहानी है बेसिकली बीओवुल्फ की। ठीक, अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है कि इट हैज़ 3182 लाइन्स। ठीक है, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है, काफ़ी बुक्स में ये नहीं है। तो बीओवुल्फ के बारे में बस इतने आपको याद रखना है कि एक एपिक पोम है, इसमें एक्सेंट एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। आप इसमें मॉन्स्टर का नाम जरूर याद रखें, ग्रेंडल, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और किंग का नाम ह्रोथगार है, डेनमार्क में सेट है ये, और यही सारी बात है। ठीक, चलिए अगला वर्क है हमारा विडसेथ। ये 142 लाइन का हीरोइक पोम है। हीरोइक पोएम, हीरोइक मतलब क्या कि इसमें किसी हीरोइक डीड के बारे में होगा। जैसे इसमें देखिए मॉन्स्टर को मारने की बात है, तो ये भी एक हीरोइक काम हो गया। हो सकता है उसमें किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात किया, मतलब ऐसा काम जो हीरो वाला हो। ठीक, और ये जो है विडसेथ वो एक्स्ट्रा बुक में फाइंड किया गया। ये मैन्युस्क्रिप्ट है एक्चुअली। ठीक, मतलब पहले ऐसा प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो लोग हाथ से लिखा करते थे। ठीक है, तो वही जो है मैन्युस्क्रिप्ट हमारा कहलाता है। ठीक, स्क्रिप्टस मतलब होता है लिखना, मैनस मतलब हाथ, तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। टोटल 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उसमें से एक्स्ट्रा मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम जो हमारा एंग्लो सेक्शन पोइट्री है वो इसी मैन्युस्क्रिप्ट में पाया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने फोटो लगा दिया है इंटरनेट से उठा करके। यहाँ पे देखिए यही विडसेथ, यही पोएम है ये। ठीक, ये थोड़ा अलग स्पेलिंग है क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ना, इसीलिए। तो ये जो है हमारा एक्स्ट्रा बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। द एक्स्ट्रा बुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट, यही है बताइए पहले मैंने। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सर्वाइविंग एंग्लो सेक्शन पोइट्री, कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो है अभी जो हमारे पास एंग्लो सेक्शन पोइट्री है वो मैक्सिमम इसी स्क्रिप्ट से पाया गया है। अच्छा, कौन कौन से वर्क इसमें पाए गए हैं,
द सीफारर, द वॉन्डरर, द रून, डेवर्स लैमेंट, द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज एंड 90 से प्लस रिडल पाए गए। रिडल मतलब पहेली जिसको कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि ये दोनों जो है, ये दोनों द वाइफ्स लैमेंट और द हस्बैंड्स मैसेज, ये दोनों जो है वो लिरिक्स हैं। अब लिरिक्स क्या होते हैं? अभी तो लिरिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई गाना है तो उसका लिखा हुआ तो वही लिरिक्स होता है, ठीक है। लिरिक्स मतलब वही होता है लगभग। देखिए लिरिक्स में यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है, अ शॉर्ट पोएम, ठीक है, शॉर्ट पोएम रिफ्लेक्टिंग सम पर्सनल इमोशन लाइक लव और ग्रीफ, मतलब एक छोटा सा पोएम जिसमें किसी पर्सनल इमोशन को डिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है, वही हमारा लिरिक कहलाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप जो है किसी एक ओल्ड लेडी को विजिट करने गए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, परेशान थी, तो फिर आप वहाँ से काफ़ी आप सैड फील किए और आपने एक छोटा सा पोएम लिखा डेथ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर या पेन के ऊपर या ओल्ड एज के ऊपर, तो वो एक लिरिक कहलाएगा क्योंकि आपने पर्सनल इमोशन को वहाँ पर एक्सप्रेस किया, तो वो लिरिक होगा। समझ रहे हैं? ये लिरिक है बस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और डेफिनेटली बन सकता है। ये पूछेगा कि बताइए अ शॉर्ट पोएम रिफ्लेक्टिंग सम इमोशनल थिंग या सम इमोशनल फीलिंग इज कॉल्ड, तो वो लिरिक होगा, ठीक। अगेन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब ये है कि जो अभी हमारा कंट्री है इंग्लैंड, वो कहाँ से आया है? उसका नाम ऊपर हमने देखा था कि 3 ट्राइब्स थे, एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। एक बार दिखा दूँ फिर से, ये देखिए एंगल, सैक्सन और जूट। तो इसी में जो मैंने कहा था कि एंगल जो है सबसे ज़्यादा थे, तो इन्हीं के नाम को चेंज कर करके पहले एंगल से एंग्लेलॉन्ड पड़ा, फिर ये चेंज कर करके इंग्लैंड हुआ, फिर ये चेंज करके अभी जो प्रेजेंट डे इंग्लैंड है ये बना, ठीक है। तो ये बेसिकली नाम है। आप आइडिया, ये एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ भी सकते हैं, पूछ सकते हैं कि द नेम इंग्लैंड इज़ बेस्ड ऑन विच ट्राइब, एंगल सेक्शन। हालांकि ये तो काफ़ी आसान है, आप आंसर कर ही सकते हो, फिर भी पूछ सकता है। फिर आइडिया मैंने नॉलेज के लिए भी आपको बता दिया है, ठीक। द टर्म एंग्लो सेक्सन वॉज फर्स्ट यूज इन द नेशनल सेंस बाई विलियम कैम्पडन। अब कह रहा है कि देखिए जो एंग्लो सेक्सन वर्ड है वो नेशनल सेंस में, यानी एंग्लो सेक्सन तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, लेकिन इंग्लैंड के बारे में बात करने के लिए इस वर्ड को जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो विलियम कैम्पडन नाम के एक हिस्टोरियोग्राफर यानी कि हिस्ट्री लिखने वाले बंदे ने किया था, ठीक। इनके वर्क था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जिसका दूसरा नाम है, जिससे शॉर्ट हम ब्रिटानिया भी बोलते हैं, ठीक। ये लैटिन में लिखा गया था और ये पहली बार 1586 में पब्लिश हुआ था, ठीक। इनके बारे में हमको आगे और पढ़ना है। विलियम कैम्पडन और जॉन नॉक्स, ये 2 हिस्टोरियन हुए हैं, इन्होंने काफ़ी हिस्ट्री की बुक लिखी है। तो यही थे विलियम कैम्पडन, जिनकी एक किताब थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जिनको ब्रिटानिया भी बोलते हैं। उसी में इन्होंने पहली बार एंग्लो सेक्सन वर्ड को नेशनल सेंस में यूज़ किया था, यानी कि इंग्लैंड के बारे में यूज़ किया था, ठीक। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्ली वर्क्स आर डायरेक्टिक इन नेचर विथ रिलीजियस कलर्स। डायरेक्टिक मतलब क्या होता है? डायरेक्टिक मतलब कि ऐसा चीज़ जो आपको कोई चीज़ टीच करता हो, उसको हम डायरेक्टिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप अभी अगर कोई चीज़ देखते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई वीडियो देखे, जैसे शॉर्ट्स देखे, रील देखे, फालतू का चीज़ देखे, जिससे आपके क्या होता है? कुछ नहीं, मज़ा आता है, बस देखने में हंसी आता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे बचपन में हम लोगों को अकबर बीरबल की कहानी पढ़ाई जाती थी, तो वो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ बताया जाता है देखो मुश्किल समय में तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वहाँ पे उसका हमारा जो वैसे कहानियाँ हुआ करती थी या कुछ भी हो, पोएम कविता, जैसे कि एक कविता है हरिधर सिंह उपाध्याय हरिऔध की कर्मवीर करके, ठीक है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो ये क्या है? ये कविता इस तरह की आप पढ़ कर मत जाइए, नहीं, इसका पर्पस ये है कि आपको वो कोई चीज़ पढ़ाए, आपको पढ़ाए, वो बताए कि कैसे जीवन में संघर्ष करना चाहिए, कैसे जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो हम क्या कहें कि ये कविता डायडेक्टिक है, नेचर इसका डायडेक्टिक मतलब ये कोई चीज़ हमको पढ़ा रहा है, ठीक। इसी तरह आप बहुत सारी वीडियोस भी देखते हो जहाँ बोलता हो हेलो दोस्तों आप ऐसे नहीं करो, मतलब कि वहाँ पे एक्चुअली है वीडियो, लेकिन उसके पीछे का मैसेज ये है कि आपको कोई चीज़ पढ़ाए, कोई चीज़ टीच करे, तो वो हमारा डायडेक्टिक कहलाएगा। तो इसी तरह जो एंग्लो सेक्सन पीरियड का जो मैक्सिमम लिटरेचर है वो डायडेक्टिक है। समझ में आ गई बात? ठीक। 3 नाम जो है इस पीरियड में बहुत प्रोमिनेंट है, जिन्होंने काफ़ी कुछ धमाल किया है, बेड, कैरवन एंड सिनेवोल्फ, ठीक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है। इसी तीनों बंदे के बारे में हम पढ़ेंगे लिटरेचर में, एंग्लो सेक्सन के पीरियड में काफ़ी है। सबसे पहले आता है बेड। अब इसका टाइम पीरियड याद रखिए। इसे फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। डायरेक्ट पॉइंट यहाँ से पूछ लेगा कि बताइए हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, तो बेड, ठीक। इनको हम बुलाते हैं द वेनरेबल बेड, ठीक। एक होता है वनरेबल, ये वनरेबल, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी जिसे किसी का जल्दी असर, उसे हम वनरेबल कहते हैं,
ठीक। लेकिन यह है वेनरेबल, वेनरेबल VENERABLE। वेनरेबल कहाँ से आया भैया? वेनरेट से आया है, VENERT। वेनरेट मतलब क्या होता है? वेनरेट मतलब होता है पूजा जाना। तो वेनरेबल मतलब होता है ऐसा जिसको पूजा जा सके, इनके पूजनीय, पूजनीय, पता नहीं स्पेलिंग गलत हो जो भी हो हिंदी की। तो वेनरेबल का मतलब था ऐसा जिसे पूजा जा सके। तो ये पूजनीय है, आपने पढ़ा है पूजनीय पिताजी, ये पूज्य पिताजी। बचपन में हम 8वीं 9वीं में लिखा करते थे पत्र, तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता शायद। तो वेनरेबल मतलब होता है पूजनीय, मतलब जो पूजने लायक हो, वन हु इज़ वर्दी ऑफ वर्शिपिंग। तो इसे द वेनरेबल बेड कहा जाता है। अगेन डायरेक्ट पॉइंट है, ऐसा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज कॉल्ड वेनरेबल, द वेनरेबल, तो बेड हो जाएगा। ठीक। रोट इन लैटिन, हाँ अब पहले इंग्लिश तो था नहीं उतना प्रोमिनेंट, तो इन्होंने लैटिन में ही लिखा। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया है आइडिया लगने के लिए, आप देख सकते हैं, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, बेड का द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो ये वर्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक। इसी इंपॉर्टेंट वर्क से जो है बहुत सारे लेटर ऑथर ने, बाद के ऑथर ने, चाहे विलियम शेक्सपियर या दूसरे हो, उन्होंने काफ़ी मटेरियल यहाँ से लिया है। ठीक। इसका लैटिन टाइटल भी देख लीजिए आप थोड़ा कूल बनने के लिए, हिस्टोरिया एग्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम। ये लैटिन टाइटल है इसी वर्क, ये लैटिन में लिखा गया था तो ये इसका लैटिन टाइटल है। ठीक। ये वर्क जो है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। और इस वर्क में अब चूँकि हिस्ट्री है तो ये 731 AD तक का हिस्ट्री को कवर करता है। और इसी बुक में इस बंदे यानी जो कैडमन है इसके बारे में बात किया गया है 4th पार्ट में, चैप्टर नंबर 24। मैंने चैप्टर नहीं मेंशन किया, ठीक, नहीं पूछेगा। ये हो गया बेड के बारे में, उसके वर्क के बारे में, उसको क्या बुलाया जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, उसे वेनरेबल बेड भी बुलाते हैं। उसका इंपॉर्टेंट वर्क है द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ठीक, याद रहेगा। चलते हैं आगे। अगला आता है कैरमन का, वही कैरमन जिसके बारे में बेड ने अपने इस बुक के चैप्टर नंबर 4 में बात किया है। ये 5 पार्ट में डिवाइड है ये बुक। ठीक। कैरमन्स हिम, ठीक है, एक 9 लाइन का पोएम है। ठीक है, आप इंटरनेट में जा करके लिखिए ना कैरमन्स हिम, वो पोएम आपको दिख जाएगा। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया, वरना लगाए थे मैं। ठीक। और ये रिलीजियस हिम का मतलब क्या होता है? रिलीजियस सॉन्ग ऑफरिंग, मतलब जो ऐसे चर्चेस में गाए जाते हैं उनको हम हिम बोलते हैं। ये हिम कोई भी, चाहे वो चर्चेस में गाए जाए या फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी भी रिलीजियस प्लेस में गाए जाए किसी गॉडेस को लेकर के, तो उसे हम हिम बोलते हैं। बेसिकली शॉर्ट पोइट्री होती है। तो कैरमन्स हिम जो है वो 9 लाइन का एक शॉर्ट पोएम है जो कि बीएड के एक्लेसियास्टिकल में इंक्लूडेड है। ये लगभग 665 AD में कंपोज किया गया। ठीक। आगे पढ़ते हैं। कैरमन इज द फर्स्ट पोइट टू होम वी कैन गिव अ डेफिनेट नेम एंड डेट। बोला कि देखिए कैरमन हमारा पहला ऐसा पोइट है जिसको हम कोई डेफिनेट नाम और डेफिनेट डेट दे सकते हैं कि अच्छा हाँ ये इस पीरियड में लिखा। इससे पहले जो थे हम वो बोलते थे हाँ ये लगभग इस पीरियड में लिखा होगा, अच्छा ये वर्क हो सकता है इसका लिखा होगा, अच्छा पता नहीं श्योरली, लेकिन हाँ ये हो सकता है उसका लिखा होगा। लेकिन कैरमन हमारा ऐसा पहला ऑथर था, या राइटर था, ये बंदा था, ठीक है, जिसको हम एक डेफिनेट नेम देख सकते हैं या डेफिनेट डेट कि हाँ ये वर्क भाई इसी का है, ये हिम कैरमन नहीं लिखा है और इस में लिखा है। तो ये हो गया। ठीक। यहाँ पे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट पोइट टू होम वी कैन असाइन अ डिफरेंट नेम एंड डेट, एंड दैट वुड बी कैरमन। ठीक है, कैरमन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरमन को हम एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी बोलते हैं। क्यों भाई? देखिए एंग्लो सैक्सन में मिल्टन ने एक वर्क लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। उसमें बेसिकली ये बताया कि कैसे एडम को हेवन से निकाल दिया जाता है, ईव के साथ अर्थ पे भेज दिया जाता है। ठीक, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रूट खा लिया था जिसको गॉड ने खाने से प्रोहिबिट किया था, मना किया था। तो उसी तरह कैरमन का एक वर्क है पैराफ्रेज। ठीक, कैरमन का एक वर्क है पैराफ्रेज, उसमें भी कैरमन ने सेम स्टोरी बताया है। ठीक, पैराडाइज लॉस्ट वाली। पैराडाइज लॉस्ट आगे पढ़ेंगे, मिल्टन बाबा का वर्क है। तो इसी से रिलेटेड, इसी के स्टोरी से रिलेटेड कैरमन ने पैराफ्रेज लिखा है। इसी वजह से कैरमन को हम एंग्लो सैक्सन मिल्टन बोलते हैं। ईजी है। चलिए आगे। अगला नाम आता है सिनेवुल्फ का। सिनेवुल्फ 8th सेंचुरी का बंदा था। ठीक है, कैरमन आपको 7th सेंचुरी का बंदा मिलेगा। सिनेवुल्फ के बारे में है कि द ओनली वन ऑफ अर्ली पोइट्स हु साइंड हिज वर्क्स, यानी कि ये पहला ऐसा अर्ली पोइट, मतलब पहला नहीं, ओनली ऐसा बंदा, सिर्फ ऐसा बंदा है जिसने अपने वर्क को साइन किया। अभी आप देखते हो ना कि जैसे कोई भी बुक लिखा है किसी ऑथर ने तो वो अपना नाम लिख देता है उसके नीचे, मतलब लिखा रहता है। तो ये जो है सिनेवुल्फ हमारा पहला ऐसा आदमी था, पहला ऐसा पोइट था जिसने अपने वर्क को साइन किया, यानी कि ये अपने वर्क में साइन किया। ठीक, इसके टोटल 4 वर्क हैं जिसमें 4 पोएम हैं जिसमें इसने साइन किया है। चारों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसने साइन कैसे किया है? रूनिक लेटर में। वो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुझे आता है तो बस मैंने बता दिया, पता नहीं मेरे दिमाग में याद है, भूलता ही नहीं, ये सब फालतू बात है। सब रूनिक लेटर में साइन किया है सिनेवुल्फ ने।
ठीक है। चारों का नाम है द क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स, एलेन। इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्क है और आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनको भी आप एक बार याद रखिएगा। इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 को पता नहीं क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर 2 को एसेंशन बोलते हैं और पार्ट नंबर 3 को डूम्सडे बोलते हैं। इसका ये अलग अलग है, ये भी कभी कभी नाम हो सकता है, आपसे पूछ सकता है, ये बताइए पार्ट 1 का क्या नाम है, पार्ट 2 का क्या नाम है, पार्ट 3 का क्या नाम है। मोटा मोटी आप पोएम को याद रखें, द क्राइस्ट नाम है, ठीक है। और ये बाकी के 3 पोएम हैं, ठीक। अदर पोएम, दूसरे पोएम जो अनसाइंड है, एंड्रियाज है, फिनिक्स है, ड्रीम ऑफ द रूड है, गुस्लक है, द वॉन्डरर है, ठीक। ये दोनों वर्क इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है यहाँ से, इसीलिए आप इन दोनों को याद रखें, ड्रीम ऑफ द रूड और द वॉन्डरर। क्लियर है, चलिए। हिज साइंड वर्क्स आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा बुक। एक्स्ट्रा बुक के बारे में हमको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं कि ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें मैक्सिमम हमारा एंग्लो सेक्शन का सर्वाइविंग पोइट्री मिलता है। तो इसी एक्स्ट्रा बुक में ही हमारा सिनेवुल्फ का ही ये सब साइन किया हुआ वर्क मिलता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक हमने अभी जितना भी पढ़ा है वो सारे के सारे पोइटिक वर्क हैं, यानी कि वो सब पोएम हैं, ठीक है, चाहे हिम हो या कुछ भी हो, यानी कि वो सब का सब हमारा क्या है, वर्स फॉर्म में है, ठीक, यानी पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है, प्रोज कोई भी नहीं था। तो सबसे पहले प्रोज स्टार्ट करने का जो काम किया है वो किंग अल्फ्रेड ऑफ वेसेक्स, ये वेसेक्स के किंग थे, WESSEX, वेसेक्स अभी भी इंग्लैंड में है। तो वेसेक्स के किंग थे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, पूरा नाम है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसेक्स, ठीक। वेसेक्स के किंग थे, द ग्रेट बोलते थे अपने आप को, यहाँ पे हम देख सकते हैं किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। जैसे आगे पढ़ेंगे कि जो नॉर्मेंडी का किंग था विलियम, उसको विलियम द कॉन्करर बोलते थे, काहे भाई, क्योंकि उसने इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। इसी तरह आगे चल करके आप ऑटोमन एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल आएगा, तो देखिए सुल्तान महमद द कॉन्करर उसको भी बोला जाता है, ठीक। तो ये है, तो किंग अल्फ्रेड को एट्रीब्यूट किया जाता है कि इन्होंने पहला इंग्लिश प्रोज स्टार्ट किया था, ठीक, किस फॉर्म में, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल के फॉर्म में, ठीक। किंग अल्फ्रेड फर्स्ट इंग्लिश प्रोज का क्रिएशन और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल से, ठीक है। ही इज़ चीफली नोन एज अ ट्रांसलेटर। ये कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत सारा खुद का वर्क लिखा है, ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम ट्रांसलेशन वर्क किया है, यानी कि दूसरे बंदे का वर्क को ट्रांसलेट किया है, ठीक। मेजर ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये ओरियोसस का बुक है। बेड की हिस्ट्री, देखिए एग्लीसियास्टिकल हिस्ट्री को बेड की हिस्ट्री, तो कभी कभी जो है पूरा टाइटल आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, एग्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, सीधे लिखता है बेड्स हिस्ट्री, यानी कि वही आप समझ जाइए। तो इन्होंने बेड्स की हिस्ट्री का भी जो है वो ये किया है। शेफर्ड्स बुक, पोप ग्रेगरी की शायद ये किताब है, शेफर्ड्स बुक, उसका ट्रांसलेशन क्या है, और कॉन्सोलेशंस ऑफ फिलॉसफी, इसमें आप इसको जरूर याद रखें, ठीक है। इसको भी याद रखें कि बेड की हिस्ट्री को जो है किंग अल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, बेड की हिस्ट्री को ट्रांसलेट किया है अल्फ्रेड ने और कॉन्सोलेशंस ऑफ फिलॉसफी को ट्रांसलेट किया है इसने। ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार मैं देखा भी हूँ, पूछा हुआ, ठीक, ये हो गया। अब ये है कि क्रोनिकल क्या होता है, ठीक है। इसे यहाँ पे देखा ना कि द एंग्लो सैक्सन क्रोनिकल, तो क्रोनिकल का मतलब होता क्या है, देखिए क्रोनी कहीं भी आपको दिखे ना किसी वर्ड में, तो इसका मतलब होता है कि वो टाइम से रिलेटेड होगा, ठीक है। रूट वर्ड जब पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं कहीं पढ़ा हूँ तो वहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा। देखिए क्रोनिकल मतलब होता है कि अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं, उनका एक रिटन रिकॉर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। बेसिकली जैसे मान लिया कि अगर हम इंडिया के ही कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक, तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि गांधी जी इसमें आए, इसमें फिर ये आंदोलन की, फिर ये आंदोलन की, फिर आंदोलन की, तो ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना भाई। तो जिस बुक में इन सब रिकॉर्ड्स को लिखा जाता है कि ये चीज़ पहले हुआ, फिर ये चीज़ हुआ, फिर ये चीज़ हुआ, तो उस बुक को हम सिंपली क्रॉनिकल बोलते हैं, ठीक। समझ गए बात। क्रॉनिकल का मतलब सिंपली होता है कि वो रिटन रिकॉर्ड होता है इवेंट्स का, ठीक, चाहे वो किसी किंग के टाइम हो या किसी प्रधानमंत्री के टाइम हो, डजंट मैटर, ठीक, क्रॉनिकल। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड क्रॉनिकल। अच्छा, अगर यही रिकॉर्ड साल बाय साल लिखा जाए, ईयर बाय ईयर, ईयरली बेसिस पे लिखा जाए, तो उसे हम एनल्स बोलते हैं, एनल्स ही बोलते हैं, मतलब ये प्लूरल ही होता है, एन, ऐसा नहीं कि इसमें प्लूरल होने की वजह से लगाते हैं, ये प्लूरल ही होता है, एनल्स उसको बोलते हैं, ठीक। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, इवेंट का जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड ईयर बाय ईयर, साल बाय साल, ठीक है, या हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स, तो इनको हम एनल्स बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचेगा, मैं इनको दिखाता हूँ। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फॉल्स इनटू 2 कैटेगरीज। देखिए जो इस पीरियड का जो लिटरेचर है, ओल्ड इंग्लिश कह लीजिए आप, ये एंग्लो सैक्सन पोइट्री, एंग्लो सैक्सन पीरियड कर लीजिए, वो 2 कैटेगरी में फॉलो करता है। एक है हमारा पेगन लिटरेचर, एक है क्रिश्चियन लिटरेचर। पेगन लिटरेचर क्या होता है, देखिए
पेगन लिटरेचर वैसे वर्क को हम बोलते हैं जो कि एंग्लो सेक्सन लोग लाए थे अपने साथ, ठीक है, पोइट्री लाए थे, ओरल पोइट्री थी, वो लोग आए थे, जर्मेनिक ट्राइब थे वो लोग, एंग्लो सेक्सन जूट, तो अपने साथ वो लोग कुछ लाए थे, जैसे कुछ कविता, कुछ गीत, कुछ गाना, कुछ हिम, पोइट्री ओरल वाली, तो उनके वर्क का नेचर हम उनको कहते हैं पेगन, ठीक। और दूसरा जो कैटेगरी है हमारा वो क्रिश्चियन वर्क है, क्रिश्चियन वर्क, क्रिश्चियन लिटरेचर। वो क्या था भाई, जो वहाँ के लोकल मंक थे, मंक मतलब जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं, मस्जिदों में इमाम होते हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियन के जो चर्चेस होते हैं वहाँ पर पादरी जिनको आप कहते हैं या मंक कह लीजिए बेसिकली, ठीक है, तो उनके अंदर जो लिटरेचर डेवलप हुआ उनको हम क्रिश्चियन लिटरेचर कहते हैं। या बहुत ही आसान समझ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ ओरल सागाज, कि जो भी लिटरेचर था ना वो मैक्सिमम लिटरेचर ओरली था, इसीलिए वो बाद में लिखा गया, कंपाइल किया गया, मतलब लोग ऐसे ही रट याद किए। जैसे अभी आप लोकगीत कई लोगों को याद होगा, तो उसी तरह उस टाइम में भी जो है वो ओरल लिटरेचर था, यानी कि लोग बहुत सारी चीज़ों को याद करके, बोल करके जो है क्या करते थे। अब सागा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये है कि प्रोज नैरेटिव फीचरिंग हिस्टोरिक और लेजेंडरी फिगर्स एंड इवेंट्स। सागा होता क्या है बेसिकली, ठीक। देखिए, नैरेटिव मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कोई स्टोरी बताता है उसको हम नैरेटिव बोलते हैं। प्रोज मतलब आप समझ रहे हैं, पोइट्री, प्रोज, जो लाइन में लिखा गया हो वो हमारा पोइट्री होता है, और जो पैराग्राफ में लिखा गया हो वो प्रोज होता है। तो कह रहे हैं कि सागा जो है प्रोज नैरेटिव होता है जिसमें कोई हिस्टोरिक फिगर होता है या कोई लेजेंडरी फिगर होता है, या किसी हम ऐसे हिस्टोरिक या लेजेंडरी इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ जैसे कि गांधी जी के बारे में कुछ लिखें, या जैसे कि किसी बड़े फिगर के बारे में लिखें, ठीक, तो वहाँ पर क्या है, हम उनके बारे में लिख रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल फिगर है, यही हमारा प्रोज नैरेटिव कहलाएगा, ठीक। या किसी हम लेजेंडरी फिगर के बारे में लिखें। अब यहाँ पे लेजेंडरी मतलब होता है लीजेंड। लीजेंड मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो कि हम लोग बोलते तो हैं लेकिन उसका कोई हमारे पास फैक्ट नहीं है, मिथ आप एक तरह से कह लीजिए, ठीक। तो जब हम लेजेंडरी फिगर के बारे में या किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बात कर रहे होते हैं ऐसे चीज़ों में, तो उसको हम सागा बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल है इंडिया में बहुत सा, द महाभारत, द मनी मेखलाई, अब इसका नाम पता नहीं, शायद आप राज तरंगिणी पढ़ेगा, रजत तरंगिणी, इसको कलहन ने लिखा था, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है सागा का, ठीक। अब एक चीज़ ये है कि पेगन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पेगन के बारे में कि वन हु हैज़ लिटिल और नो रिलीजन, यानी कि ऐसा आदमी जिसके पास बहुत कम या रिलीजन नहीं है, एंड हु डिलाइट्स इन सेंसुअस प्लेजर, और उसे सेंसुअस प्लेजर ज़्यादा चाहिए। सेंसुअस प्लेजर मतलब कि जिससे उसको अभी आत्मा को संतुष्टि मिले, अभी मतलब जिसको अभी अच्छा फील हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लिए जाए कि कहीं घूमने गए, तो आपको क्या था, कोई गरीब बच्चा था तो आपने उसको पैसे दे दिया कि चलो ठीक है, इससे मेरा भला, उसका भला हो जाएगा और हमको पुण्य मिलेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये स्पिरिचुअल प्लेजर हो गया, ठीक। लेकिन आप बोले थे गरीब है तो हम क्या करते यार, हम खुद गरीब हैं, लाओ हमको भूख लगा, हम खाना खाएंगे, लाओ गोलगप्पे खाएंगे, चाट खाएंगे। तो ये जो प्लेजर है वो आपका वो सेंसुअस प्लेजर है कि आपने अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्लेजर ले वो सेंसुअस प्लेजर कहलाएगा, ठीक। तो वैसा आदमी जिसके पास रिलीजन ना हो या कुछ भी नहीं हो, मतलब थोड़ा रिलीजन हो या वो रिलीजन में बिलीव नहीं करता, एथिस्ट नहीं कीजिएगा आप इसको, और जिसे सेंसुअस प्लेजर में ज़्यादा हो, ठीक। एंड मटेरियल गुड, मटेरियल गुड ऐसा गुड जिसका भलाई अभी आपको मिलेगा, उसका मटेरियल कहते हैं, ठीक। जैसे आपने किसी गरीब की मदद किया तो अब आपको लगेगा कि हाँ मरने के बाद जो है हम स्वर्ग में जाएंगे या ऐसा कुछ हमारे साथ अच्छा होगा, कर्म हमारा अच्छा होगा, ये सारी चीज़, तो वो स्पिरिचुअल गुड हो गया। मटेरियल गुड का मतलब हम तुमको 20 रुपया देते हैं, ठीक है, और तुम हमको बदले में से कुछ देना या तुम मेरा मदद कर देना, तो ये मटेरियल गुड हो गया, ठीक है। यही है, पेगन लोग ऐसा बिलीव करते हैं। अ नॉन रिलीजियस हेडोनिस्टिक पर्सन, वो नॉन रिलीजियस होते हैं, हेडोनिस्टिक अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, सीधे पूछ लेगा कि अ पर्सन हु हैज़ लिटिल और नो रिलीजन एंड हु डिलाइट्स इन सेंसुअल प्लेजर इज कॉल्ड पेगन, ठीक। अब एक वर्ड और अच्छा वर्ड है हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक मतलब क्या होता है, देखिए, हेडोनिस्टिक बताता है बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है, दिस काइंड ऑफ रियलिटी। कह रहा है कि हेडोनिस्टिक हम उसे कहते हैं जो इस बात में बिलीव करता हो कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना मज़ा है, प्लेजर है। जैसे आप यूजुअली लोगों को देखेंगे, जैसे मैक्सिमम लोग ऐसे मिल जाएंगे वो कहेंगे नहीं हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, हमको बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि इससे हम शांत रहेंगे, हमारा कर्म अच्छा रहेगा, तो हमको मरने के बाद जो है वो स्वर्ग मिलेगा, ठीक। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे अभी के समय में खासकर कि वो लोग बोलते हैं ये सब नहीं यार, यहाँ खाओ पियो, ठीक है, मज़े करो, मर जाओ, ठीक है,
भले ही वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है, लेकिन उनका जो ज़िंदगी का रवैया होता है, उनके जो चाल ढाल बिहेवियर होते हैं, वो इस बात को शो कर रहे थे कि इनको प्लेजर में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, ठीक, वो घंटों घंटों रील्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कुछ ही मतलब ही नहीं है, तो वो प्लेजर में अपने आप को इंडल्ज कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम हेडोनिस्टिक कहते हैं, यानी इनके कैरेक्टर को हम हेडोनिस्टिक कहेंगे, बोले हेडोनिस्टिक बिहेवियर। ऐसे आदमी को हेडोनिस्ट कहेंगे और इस प्रैक्टिस को हेडोनिज्म कहेंगे। ठीक, तो ये सारी बात हो गई। काफ़ी कुछ जो है हमने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने कवर किया है। ठीक, आई होप कि आपको मैक्सिमम चीज़ समझ में आ गई होगी या हर चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।